हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज से हमारा स्टार्ट हो रही है एमसीक्यू सीरीज़ ऑफ योर साइंस पोर्शन। ठीक है, और जितने भी साइंस का जो कंपोनेंट है उसकी एमसीक्यू सीरीज़ में ही लेके आ रही हूँ आपके लिए। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक जो हम कवर करेंगे हमारी दिस एमसीक्यू सीरीज़ में वो है केमिस्ट्री से मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, हमारा पहला टॉपिक रहेगा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का, और धीरे धीरे करके हम एक एक टॉपिक को लेके, ठीक है, सभी टॉपिक के एमसीक्यू सीरीज़ लाएंगे। एंड वंस आई एम डन विद योर दिस एमसीक्यू सीरीज़, उसके बाद मैं आपके लिए एक कंबाइंड प्रैक्टिस सेट लाऊंगी साइंस के ऊपर। ठीक है, आज का ये जो एमसीक्यू सीरीज़ है वो स्टार्ट करते हैं। इस एमसीक्यू सीरीज़ में, इस लेक्चर में टोटल 10 क्वेश्चंस होंगे। हर एक क्वेश्चन के बाद मैं आपको 10 सेकेंड्स का टाइम दूंगी, ठीक है, टू मार्क योर आंसर। एंड आफ्टर दिस वीडियो, ठीक है, आपका जितना भी स्कोर रहा आपको अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में लिखना है। ठीक है, आज का ये जो एमसीक्यू सीरीज़ है वो स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज़, एल्यूमिनियम इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल्स। ठीक है, एल्यूमिनियम इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्यूमिनियम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेम। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, आपको एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टीज़ बतानी है कि वाई वी यूज़ एल्यूमिनियम फॉर मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल्स। एंड द ऑप्शंस आर, it has good thermal conductivity, second good electrical conductivity, third ductility, and fourth high melting point. आपको बताना इन ऑप्शन ए बी सी और डी में से, ठीक है, ए बी एंड सी डी में से कौन सा जो है राइट ऑप्शन है इस क्वेश्चन का। आपके 10 सेकेंड स्टार्ट होते हैं अब। आई होप आपने अपना आंसर जो है वो मार्क कर लिया होगा। हम डिस्कस करते हैं। देखो, अब इधर लिखा है एल्यूमिनियम, और उसकी कौन सी प्रॉपर्टी के लिए पूछा है, कुकिंग यूटेंसिल, दैट वाई वी यूज़ एल्यूमिनियम फॉर मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल्स। अब आपको पेपर में डायरेक्टली नहीं है कि ये पूछा जाएगा कि मेटल की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं, इनमें से बताओ कि कौन सी फ़िज़िकल प्रॉपर्टी है मेटल की, या आउट ऑफ दीज कौन सी फ़िज़िकल प्रॉपर्टी नहीं है, या फिर सिमिलरली केमिकल प्रॉपर्टी है या फिर नहीं है मेटल्स की या फिर नॉन मेटल्स की। वो पर्टिकुलरली आपको कोई एक मेटल का नाम दे सकते हैं, ठीक है, एक कंडीशन दे सकते हैं, जैसे यहाँ पे उन्होंने क्या दिया, कुकिंग यूटेंसिल्स की। ठीक है, कोई कंडीशन दे सकते हैं, कोई पर्टिकुलर मेटल का नाम दे सकते हैं, या पर्टिकुलरली कोई नॉन मेटल का नाम दे सकते हैं, और फिर उसके बाद पूछ सकते हैं कि इसकी प्रॉपर्टी बताओ जो यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रही है। तो डायरेक्टली पूछने के बजाय कि कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टी है मेटल की या नॉन मेटल की, वो एक पर्टिकुलर मेटल का नाम भी दे सकते हैं। ठीक है, अब हम जानते हैं कि एल्यूमिनियम क्या है, हमारा मेटल है। तो हमें यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ है वो एल्यूमिनियम की जनरल प्रॉपर्टीज़ नहीं बतानी है अकॉर्डिंग टू मेटल, हमने इस चीज़ को भी कंसीडर करना है, कुकिंग यूटेंसिल्स को। ठीक है, इन चीज़ को भी कंसीडर करते हुए हमने एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टी बतानी है। ठीक है, ध्यान रखना। पहला है गुड थर्मल कंडक्टिविटी। अब हमें पता है कि जो मेटल होते हैं वो क्या करते हैं, उनकी जो थर्मल कंडक्टिविटी होती है वो अच्छी होती है। इट मीन्स अगर एल्यूमिनियम मेटल है, ठीक है, तो इसकी थर्मल कंडक्टिविटी भी अच्छी होगी। एंड सेकेंड रीज़न, हम एल्यूमिनियम को यूज़ कर रहे हैं फॉर मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल्स। इट मीन्स इफ़ यू आर यूजिंग एल्यूमिनियम फॉर मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल्स, देन इट मीन्स इट शुड हैव गुड थर्मल कंडक्टिविटी। अगर उसकी थर्मल कंडक्टिविटी या फिर हीट कंडक्टिविटी कह लो वो अच्छी होगी, दैट्स वाई हम उसको यूज़ करेंगे इन मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल्स। ठीक है, इट मीन्स ऑप्शन 1 तो आएगा ही आएगा। ठीक है, द नेक्स्ट ऑप्शन इज गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ठीक है, अब इन मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल्स इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का कोई रोल नहीं है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का कोई रोल नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन नहीं आएगा, सेकेंड ऑप्शन नहीं आएगा। थर्ड है डक्टिलिटी। ठीक है, अब वाइल मेकिंग दिस कुकिंग यूटेंसिल्स, डक्टिलिटी पहले मैं बता दूँ, डक्टिलिटी क्या होता है, ये होता है द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल टू मेक इट इनटू वायर्स। ठीक है, अब वायर्स के रिगार्डिंग तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इस कुकिंग यूटेंसिल्स का।
ठीक है। तो इसलिए डक्टिलिटी भी इस केस में नहीं होगा कि जस्ट बिकॉज एल्यूमिनियम डक्टाइल है या नहीं है तो कुकिंग यूटेंसिल्स में यूज़ हो रहे हैं। नेक्स्ट आता है हाई मेल्टिंग पॉइंट। सो एल्यूमिनियम बीइंग अ मेटल, इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है एंड ऑल्सो बिकॉज इट हैज़ हाई मेल्टिंग पॉइंट, तो हम इसको एज अ कुकिंग यूटेंसिल यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट है। सो आउट ऑफ दीज 4 फर्स्ट एंड 4 ऑप्शन इज़ करेक्ट। सो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस। सो जिन जिन का ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है, उनका आंसर करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which property of metals is used for making bells and strings of musical instruments like sitar and violin। जैसे मैंने आपको लास्ट स्लाइड में ही बताया कि डायरेक्टली हमसे प्रॉपर्टीज़ नहीं पूछी जाएंगी, कोई कंडीशन या कोई चीज़ दे दी जाएगी जिसके बेसिस पे हमें प्रॉपर्टी बतानी है। अब यहाँ पे हमें किसके बारे में बताना है, सितार और वायलिन के बारे में, और किसके बारे में, बेल्स एंड स्ट्रिंग्स के बारे में। यूज फॉर मेकिंग बेल्स एंड स्ट्रिंग्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक सितार एंड वायलिन। सो ये देखना कि किस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये चीज़ फिट बैठती है। सो द ऑप्शंस आर सोनरसनेस, मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी और कंडक्टिविटी। सो मार्क योर आंसर। आई विल गिव यू 10 seconds फॉर दिस। So the right answer for this particular question is option number A, sonorous। sonorous क्या होता है, बेसिकली इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल टू क्रिएट साउंड। ठीक है, जो मेटल्स होते हैं वो क्या करते हैं, साउंड क्रिएट करते हैं। ये याद रखना कि जो भी हम प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ते हैं मेटल की या फिर नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज़, उसमें क्या होता है, कुछ ना कुछ एक्सेप्शंस होती हैं। बट इस टाइम पे जो मैं बात कर रही हूँ, मैं जनरल वे में बात कर रही हूँ, ठीक है, ये याद रखना। तो मेटल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, सोनरस होते हैं। और यहाँ पर हमने किसकी बात, और सोनरस का क्या मतलब होता है कि आवाज़ निकालना, ठीक है। और यहाँ पे हमसे पूछा क्या गया है, बेल्स एंड स्ट्रिंग्स के रिगार्डिंग। सो ऑब्वियसली बेल्स एंड स्ट्रिंग्स के रिगार्डिंग अगर हम बात कर रहे हैं तो इट मीन्स हम किसकी बात कर रहे हैं कि मेटल की, कि वो जो है वो साउंड क्रिएट करता है, उससे निकलती है, मेटल से निकलती है कि जब हम उसको हिट करते हैं, ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी है मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी होता है कि हम कन्वर्टिंग मेटल्स इनटू शीट्स। मेलेबिलिटी मीन्स कन्वर्टिंग मेटल इनटू शीट्स। सो इसका कोई रोल नहीं है इन मेकिंग दिस बेल एंड स्ट्रिंग्स का, ठीक है। देन डक्टिलिटी इज कन्वर्टिंग योर मेटल इनटू वायर। देन अगेन इसका कोई रोल नहीं है इस बेल्स में एंड स्ट्रिंग्स में, ठीक है। देन कंडक्टिविटी, इट्स हीट एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। सो सितार एंड वायलिन में हीट और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बारे में हम कुछ बात नहीं कर रहे हैं। सो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है सोनरसनेस। सो विच प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज यूज्ड फॉर मेकिंग बेल्स एंड स्ट्रिंग्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक सितार एंड वायलिन। सो उसका आंसर हो जाएगा, हमें वहाँ पे उसके मेटल की सोनरसनेस चाहिए, उसकी साउंड वाली प्रॉपर्टी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट अबेंडेंट मेटल इन अर्थ क्रस्ट इज, ठीक है, सबसे ज़्यादा अबेंडेंट मेटल कौन सा है अर्थ की क्रस्ट में, ठीक है। सो द ऑप्शंस आर आयरन, एल्यूमिनियम, कैल्शियम और सोडियम, ठीक है। सो आउट ऑफ दीज 4, ठीक है, कौन सा जो है हमारा मोस्ट अबेंडेंट मेटल है इन अर्थ क्रस्ट। सो इसका आंसर आप मार्क कर लीजिए। सो यू हैव 10 seconds फॉर दिस। And the right answer for this question is option number B, aluminium। Aluminium is the most abundant metal in the earth's crust, ठीक है। सो अभी तक आई होप आपका स्कोर अच्छा चल रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग is the correct arrangement of the given metals in ascending order of their reactivity, ठीक है। आपको कैसे करना है, इसमें बताना है कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल जो है वो कौन सा है, ठीक है। सबसे ज़्यादा मेटल रिएक्टिव मेटल कौन सा है, देन उसको उसके अकॉर्डिंग अरेंज करना है।
ठीक है। सो इस आपने किस किस को अरेंज करना है, आपने अरेंज करना है जिंक को, आयरन को, मैग्नीशियम को एंड सोडियम को, ठीक है। आपने इन चारों को अरेंज करना है एंड द ऑप्शंस आर दीज। सो आपने इसके अकॉर्डिंग आंसर देना है। ऑप्शन ए इज़ कि जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है देन आयरन, आयरन इज़ मोर रिएक्टिव देन magnesium and magnesium is more reactive than sodium. This is option A. Option B says sodium, then magnesium, then iron, and then zinc. Third says that the highly reactive metal is sodium, then zinc, then magnesium, and least is iron. And fourth one is sodium, magnesium, zinc, and then iron. So आपको इन चारों को अरेंज करना है। अगर आपको रिएक्टिविटी सीरीज मालूम होगी, ठीक है, तभी आप इन चारों को अरेंज कर सकते हो। सो योर 10 सेकेंड स्टार्ट्स नाउ। सो आई होप यू ऑल मार्क द आंसर फॉर दिस। सो अगर आपको मालूम है कि इसकी रिएक्टिविटी सीरीज क्या है, ठीक है, तभी आप मालूम कर सकते हो। अब इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपको पूरी की पूरी जो रिएक्टिविटी सीरीज़ है वो मालूम होनी चाहिए, ठीक है। अब पूरी रिएक्टिविटी सीरीज़ क्या है वो मैं आपको एक बार बता देती हूँ, ठीक है। सबसे पहले आता है हमारा, एक मिनट, हाँ। सो हमारी रिएक्टिविटी सीरीज़ में जो सबसे रिएक्टिव है वो हमारा आएगा पोटाशियम, देन सोडियम, देन कैल्शियम। ये मैं आपको जनरल सीरीज़ बता रही हूँ, ये याद होगी तो ऊपर वाला आंसर भी आ जाएगा, ठीक है। कैल्शियम, देन मैग्नीशियम, देन एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर एंड लीस्ट इज गोल्ड। ये हमारी रिएक्टिविटी सीरीज़ है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको बोला क्या क्या ये है, आयरन, जिंक, आयरन, मैग्नीशियम एंड सोडियम। तो जिंक हमारा है यहाँ पे, जिंक, आयरन, ठीक है, मैग्नीशियम एंड सोडियम, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा हो गया, सोडियम, ये सोडियम, देन मैग्नीशियम, देन जिंक एंड देन इज आयरन। सो ऑप्शन नंबर डी, सोडियम, मैग्नीशियम, जिंक एंड आयरन। सो आपसे अगर आपको ये रिएक्टिविटी सीरीज मालूम होएगी तो आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि वो पहले 4 उठा के दे दें या लास्ट के 4 उठा के दे दें और बोलें कि आपको इनको अरेंज करना है, ठीक है। वो इस सीरीज़ में से कोई भी जो हमारा एलिमेंट है उसको उठा, किसी भी चीज़ को उठा, किसी भी इनको उठा के दे सकते हैं आपको, मेटल्स को उठा के ये दे सकते हैं आपको, ठीक है। और वो किसी भी अरेंजमेंट पे दे सकते हैं। आपको बस क्या होना चाहिए, रिएक्टिविटी सीरीज़ जो है वो मालूम होनी चाहिए, ठीक है। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज़ द हाइएस्ट रिएक्टिव मेटल इज सोडियम, देन मैग्नीशियम, देन जिंक एंड आयरन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज the highly reactive metals like sodium, potassium, magnesium etc. are extracted by the, ठीक है। ये जब आपने प्रॉपर्टीज़ की होंगी, आपने जब एक्सट्रैक्शंस की होंगी बेसिकली, ठीक है, वहाँ पे आपने पढ़ा होगा कि हम जो हाईली रिएक्टिव, इसमें आपने 3 बेसिकली डिविजन्स में पढ़ना होता है कि हाईली रिएक्टिव मेटल्स को किस तरह से हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, जिनकी रिएक्टिविटी लो है उनको हम कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, मिडिल रिएक्टिविटी को कैसे हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ये उस टॉपिक के अंदर आपने ये चीज़ कवर की होगी, ठीक है। सो इस टाइम पे हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं हाईली रिएक्टिव मेटल्स की, दैट इज़ सोडियम, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम। सो अगर आप एक्सट्रैक्शन वाले टॉपिक पे जाओ तो वहाँ पे आपको इसका आंसर मिल जाएगा। सो अभी के लिए इसके ऑप्शंस हैं, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ द मोल्टन क्लोराइड, सेकेंड इज इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ देयर मोल्टन ऑक्साइड्स, रिडक्शन बाय एल्यूमिनियम एंड फोर्थ इज रिडक्शन बाय कार्बन। सो ये आपने पढ़ा होगा कि हाउ वी एक्सट्रैक्ट द हाईली रिएक्टिव मेटल्स, ठीक है, फ्रॉम देयर ओर्स, ठीक है। सो इनकी उस चीज़ के लिए, एक्सट्रैक्शन के लिए हम इसमें से कौन सा मेथड यूज़ करते हैं हाईली रिएक्टिव के लिए, उसका आंसर मार्क करो। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
So the right answer for this is option number A, electrolysis of their molten chlorides. यहाँ पे आपने पढ़ा होगा जैसे हमारा सोडियम हो गया, पोटाशियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, इसको हम उसके ओर से किस तरह से एक्सट्रैक्ट करते हैं, बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ द मोल्टन क्लोराइड्स. फॉर एग्जांपल अगर हम सोडियम की बात करें तो हम क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे मोल्टन इलेक्ट्रो 1 सेकेंड, सॉरी गाइस. जैसे हमने बात की कि जैसे हमने सोडियम को एक्सट्रैक्ट करना है तो हम इसमें क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे मोल्टन NaCl का. ये मैं एग्जांपल दे रही हूँ. तो इसमें होता क्या था, NaCl जब ब्रेक डाउन होता था तो ये होता था Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में, ठीक है. और कैथोड की साइड हमारा आता था सोडियम आयन, ठीक है, और एनोड की साइड आता था हमारा क्लोराइन आयन, ठीक है. ये आपने पूरा डिटेल में एक्चुअली में इस टाइम बता नहीं सकती, हमारा MCQ सीरीज़ चल रहा है. अगर आपने लेक्चर्स नहीं पढ़े हैं तो आप लेक्चर्स में देख लो, वहाँ पे आपको एक्सट्रैक्शन समझाया होगा सर ने, ठीक है. तो ये आता है हमारा एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी. सो वहाँ पे उसका आंसर होगा जो भी हाईली रिएक्टिव मेटल है उसको हम कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ देयर मोल्टन क्लोराइड्स. उनके मोल्टन फॉर्म में, मोल्टन क्लोराइड्स की फॉर्म में क्या करते हैं, हम उसको ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है, इन कैटाइंस एंड एनाइंस. फिर कैथोड की साइड हमारा आएगा दिस योर पॉजिटिव चार्ज आयन, ठीक है, दैट इज़ Na पॉजिटिव, और हमारा एनोड की तरफ आएगा क्लोरीन. और इस तरह से हम कैथोड पे जो हमारा सोडियम है उससे हम क्या करेंगे, उसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर A, ठीक है. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल इज लस्ट्रस. ठीक है, मैंने आपको स्टार्टिंग में लेक्चर में बताया था कि जब हम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं तो इसमें बहुत सारे क्या होंगे, हमारे एक्सेप्शंस आते हैं, ठीक है. अब हमें पता है कि जो नॉन मेटल है, जो बेसिकली मेटल है, जो मेटल है हमारा वो क्या होता है, लस्ट्रस होता है, ठीक है. और जो नॉन मेटल है हमारा वो क्या होता है, नॉन लस्ट्रस होता है. बट मेटल के केस में भी एक्सेप्शन है और नॉन मेटल के केस में भी एक्सेप्शन है. यहाँ पे आपको क्या करना है, ऐसा नॉन मेटल बताना है जो कि लस्ट्रस हो. लस्ट्रस मीन शाइनिंग अपीयरेंस, ठीक है. सो योर ऑप्शंस आर सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड आयोडीन. इसमें से कौन सा नॉन मेटल लस्ट्रस है वो बताइए. सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. So the right answer is option number D, that is iodine. Iodine is your lustrous, ठीक है. और ये एक्सेप्शन है, ठीक है, क्योंकि नॉन मेटल जो होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन लस्ट्रस होते हैं. बट इसकी एक्सेप्शन क्या है, हमारी आयोडीन, ठीक है. देन नेक्स्ट इज एग्जाम्पल ऑफ एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड इज. ठीक है, अभी आपने पढ़े होंगे एम्फोटेरिक ऑक्साइड एंड ऑल, ये आपने पढ़ा होगा केमिकल प्रॉपर्टीज़ में, ठीक है. जब आपने केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल पढ़ी होंगी वहाँ पे आपने पढ़ा होगा कि व्हाट आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, ठीक है. सो एग्जाम्पल में एग्जाम्पल्स आपने पढ़ी होंगी, मैं आपको ऑप्शंस देती हूँ, बताइए इसमें से कौन सा एम्फोटेरिक ऑक्साइड है. एक आ जाएगा हमारा सोडियम ऑक्साइड, पोटाशियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड या फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड. So you can mark the answer now and your time starts now. So the right answer for this question is aluminium oxide. So aluminium oxide is the right answer for this. ठीक है, अब आपने पढ़ा होगा इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में, ठीक है. अब एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होते हैं. एम्फोटेरिक ऑक्साइड, अब पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि जनरल होता क्या है. जब भी हम मेटल्स को रिएक्ट करवाते हैं, ठीक है, जब वो रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ या फिर आप कह लो एयर के साथ, तो वो मेटल ऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है. मेटल जब रिएक्ट करेंगे ऑक्सीजन या फिर एयर के साथ वो क्या बनाएंगे, मेटल ऑक्साइड, ठीक है. अब वो मेटल ऑक्साइड जो होते हैं बेसिकली दे आर बेसिक इन नेचर, दे आर बेसिक इन नेचर, ठीक है. इतनी बात समझ आ गई. बट होता क्या है
कुछ मेटल ऑक्साइड्स ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, एसिडिक नेचर भी शो करते हैं और बेसिक नेचर भी शो करते हैं। वो हमारे होते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। सो मैंने क्या बोला, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स आर दोज मेटल ऑक्साइड विच शो एसिडिक एज वेल एज बेसिक नेचर। ठीक है, होता क्या है, जब हम इन मेटल ऑक्साइड को किसी एसिड या फिर अगर बेस के साथ रिएक्ट करवाएं तो ये क्या क्रिएट करते हैं, सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, होता ये है कि अगर हम किसी मेटल ऑक्साइड को एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर हम किसी मेटल ऑक्साइड को एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो देन दिस मेटल ऑक्साइड बिहेव एज बेसिक इन नेचर। ठीक है, अगर हम एक बेसिक इन नेचर, एक बेस की और एक एसिड की रिएक्शन करवा रहे हैं तो हमें प्रोडक्ट में क्या मिलेगा, सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, और अगर हम किसी मेटल ऑक्साइड को रिएक्ट करवा रहे हैं किसी बेस के साथ तो उस केस में वही मेटल ऑक्साइड विल एक्ट एज एसिडिक इन नेचर एंड बीइंग दिस इज एसिडिक and this is base, so when acid and base react it give you salt and water as a product. ठीक है, सो आई होप आपको क्लियर होगा एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं जो एसिडिक और बेसिक नेचर दोनों शो करते हैं, रिएक्ट करते हैं एसिड और बेस के साथ। जब वो एसिड और बेस के साथ रिएक्ट करेंगे तो दे विल गिव यू सॉल्ट एंड वाटर। सो जो भी हमारी एग्जांपल्स हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड की, उसमें से एक हमारी क्या है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और हमारा जो जिंक ऑक्साइड है वो भी हमारा एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। सो द राइट ऑप्शन for this question is option number C, that is aluminium oxide. Next is which one of the following is an acidic oxide. ठीक है, अब आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऑक्साइड है जो क्या है, एसिडिक इन नेचर है। सो द ऑप्शंस आर सोडियम ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड. So you can mark your answer now. So the right answer for this question is carbon dioxide is acidic oxide. क्यों? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि जो मेटल ऑक्साइड हैं दे आर बेसिकली बेसिक इन नेचर, दे आर बेसिक इन नेचर, बट कुछ एक्सेप्शन थी। जैसे हमने एम्फोटेरिक ऑक्साइड पढ़ा, उसमें जो हमारा मेटल ऑक्साइड है वो एसिडिक और बेसिक नेचर शो करता है, बट जनरली मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर. ऑन द अदर हैंड नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, मीन्स दीज क्रिएट एसिडिक ऑक्साइड्स. तो नॉन मेटल हमारे क्या बनाते हैं, एसिडिक ऑक्साइड्स. सोडियम क्या है हमारा, मेटल ऑक्साइड है, बेसिक इन नेचर. एल्यूमिनियम ऑक्साइड नहीं आएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं आएगा. सो द ओनली ऑप्शन विच इज लेफ्ट इज कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, सो कार्बन डाइऑक्साइड इज द राइट आंसर. इट इज एसिडिक इन नेचर और इट इज क्या कहते हैं, एसिडिक ऑक्साइड है ये हमारा. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, next is the atomic number of an element X is 12. ठीक है, एक एलिमेंट है हमारे पास X जिसका एटॉमिक नंबर है 12. अब ये उन्हीं बच्चों को आता होगा जिनको जो एटॉमिक नंबर है आते होंगे. ठीक है, सो वो देख लें कि एटॉमिक नंबर 12 किस एलिमेंट का है. ठीक है, which inert gas is nearest to X. अब आपने बताना है कि ये जो एलिमेंट X है जिसका एटॉमिक नंबर 12 है उसके नियरेस्ट इनर्ट गैस कौन सी है. एंड द ऑप्शंस आर हीलियम, आर्गन, नियॉन और क्रिप्टॉन. ठीक है, सो मार्क योर आंसर राइट नाउ. So the right answer is neon. कैसे?
क्योंकि हमारा इनर्ट गैस क्या होता है, जिसके जो आउटर मोस्ट शेल में हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कंप्लीटली फिल्ड हो, ठीक है। और वो किसी के साथ अगर इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीटली फिल्ड होंगे उस ऑर्बिट में, तो वो किसी के साथ क्या करता है, रिएक्ट नहीं कर पाता, तो वो इनर्ट गैस होगा हमारा, ठीक है। तो हमें बताना है कि जो एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 12 है, उसके नियरेस्ट गैस कौन सी है, इनर्ट गैस। तो पहले तो आपको ये एलिमेंट बताना है। सो एलिमेंट हैविंग एटॉमिक नंबर 12 इज़ मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 12 होता है, ठीक है। अब 12 होता है तो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होगी, 2 8 2 इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन होगी इसकी, ये 2 8 2। इट मीन्स कि इसके आउटर मोस्ट शेल में अगर हम ये 2 इलेक्ट्रॉन्स कम कर दें, ठीक है, या तो 2 इलेक्ट्रॉन्स कम कर दें या 6 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दें, तो हमें क्या मिलेगी, इनर्ट गैस मिल जाएगी। अब आप खुद सोचो कि नियरेस्ट कौन सी होगी, जब हम इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन्स डिलीट करके इसको इनर्ट गैस बनाएंगे, या जब हम इसमें से 6 इलेक्ट्रॉन्स और ऐड करके इसको इनर्ट गैस बनाएंगे। सो ऑब्वियसली नियरेस्ट 2 वाला होगा। सो जब नियरेस्ट 2 वाला होगा, तो अगर हमने इसके आउटर मोस्ट में से 2 इलेक्ट्रॉन्स हटा दिए तो कितने इलेक्ट्रॉन्स बच गए, 10, ठीक है। मीन्स हम किसकी बात कर रहे हैं, एटॉमिक नंबर 10 की। और एटॉमिक नंबर 10 किसका होता है, नियॉन का। सो द नियरेस्ट गैस, इनर्ट गैस टू दिस मैग्नीशियम इज योर नियॉन, राइट। आई होप आपको ये समझ आया होगा। इनर्ट गैस का सिंपल कॉन्सेप्ट है कि आपके आउटर मोस्ट शेल जो है फिल होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे मैग्नीशियम में क्या था, 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा थे आउटर मोस्ट शेल पे, ठीक है। सो हमने अगर उन 2 इलेक्ट्रॉन्स को निकाल दिया तो हमारे पास बचे 10 इलेक्ट्रॉन्स, और 10 इलेक्ट्रॉन्स में जब हम 10 एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट की बात कर रहे हैं, दैट इज नियॉन, ठीक है। नेक्स्ट इज the process in which a carbonate ore is heated strongly in the absence of air to convert it into metal oxide is called, ठीक है। ये हमने प्रोसेस पढ़ा होगा, ठीक है, जिसमें वो प्रोसेस जिसमें हम कार्बोनेट ओर को हीट करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ एयर, ताकि हम किस में कन्वर्ट कर सकें, उसको मेटल ऑक्साइड में। और जब हम उसको मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे तो हम उसमें से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं हमारा ओरिजिनल मेटल। सो आपने किस चीज़ का यहाँ पे ध्यान देना है, कार्बोनेट ओर की बात हो रही है, ठीक है। सो योर ऑप्शंस आर रोस्टिंग, रिडक्शन, कैल्सिनेशन और स्मेल्टिंग। सो मार्क योर आंसर। So the right answer is calcination. Calcination is basically the process in which you heat carbonate ore strongly in the absence of air to convert that ore into metal oxide. तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कैल्सिनेशन। एंड व्हेन, अगर इस जगह कार्बोनेट ओर नहीं होता, सल्फाइड ओर होता, तो इसको हम बोलते हैं रोस्टिंग, ठीक है। पेपर में कार्बोनेट ओर की जगह आपसे सल्फाइड ओर भी बोल सकते हैं, सल्फाइड ओर, उसको हम करते हैं रोस्टिंग से। फिर इससे हमें क्या मिलता है, मेटल ऑक्साइड मिलता है। मेटल ऑक्साइड को हम रिडक्शन करते हैं और रिडक्शन के बाद हमें क्या मिलता है, प्योर मेटल मिल जाता है। सो ये थे आपके आज के 10 इम्पॉर्टेंट MCQs, ठीक है। सो आपको आज की MCQ सीरीज से पता चल गया होगा कि आपकी प्रिपरेशन कहाँ पे है, वेयर यू आर लैकिंग, कौन से पॉइंट्स आपको भूल रहे हैं, कौन से पॉइंट्स आपको याद रह रहे हैं, और किस तरह से पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। आई होप आपको इससे क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट टाइम हम करेंगे हमारा केमिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है, दैट इज़ आई थिंक योर केमिकल रिएक्शन वाला है, उसके रिगार्डिंग MCQs करेंगे। सिमिलरली हम बाकी टॉपिक्स जो हैं हमारे साइंस के, उसको कवर करेंगे। और फिर मैं आपके लिए वंस आई एम डन विद योर MCQ सीरीज ऑफ योर इंडिविजुअल टॉपिक, आई विल ब्रिंग अ प्रैक्टिस सेट फॉर होल साइंस सेक्शन, ठीक है, जिसमें आपको मिक्स्ड क्वेश्चंस मिलेंगे। सो आज का टेस्ट आई होप आपका अच्छा रहा होगा। तो आपका किस तरह से रहा, आपके क्या स्कोर थे आउट ऑफ 10,
सो यू कैन राइट योर स्कोर इन द कॉमेंट सेक्शन। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।